हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतीक रारानी। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। इससे पहले की वीडियो में मैंने वेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड बात किया था, पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज एक्सप्लेन किए थे। आज की भी इस वीडियो में अपन पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेसिक से, और सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे जितने भी 1988 से 2026 तक पूछे गए हैं। तो वेक्टर एडिशन बेसिकली क्या है? एडिशन तो अपने को मालूम है, ठीक है। नॉर्मल अपन ऐड करते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं। अब वेक्टर एडिशन में डिफरेंस क्या हो गया पता है क्या? कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अगर अपन कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं वेक्टर एडिशन। और वेक्टर क्वांटिटीज भी कैसी होनी चाहिए? सेम नेचर की होनी चाहिए, सेम नेचर की होनी चाहिए। जैसे कि फोर्स और फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही है तो फोर्स को अपन ऐड कर सकते हैं, पर फोर्स और वेलोसिटी को अपन ऐड नहीं कर सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब टू वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड बाय वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन की जरूरत क्या पड़ी? इससे पहले अपन क्या कर रहे थे? एक नॉर्मल एडिशन फॉलो कर रहे थे। जैसे कि एक एप्पल है, एक एप्पल है 1 kg का, दूसरा एप्पल है 2 kg का, ठीक है। तो अपने को पूरा जो टोटल वेट है वो निकालने के लिए अपन डायरेक्टली क्या करते थे? 1 + 2 = 3 kg। इसको अपन बोलते हैं स्केलर एडिशन, क्योंकि मास, यहाँ पे अपन मास का कैलकुलेशन कर रहे हैं, डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। पर अगर यही चीज, यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1 और 2 3 हो गया डायरेक्टली, पर यही चीज अगर वेक्टर्स के लिए अपन करेंगे तो इसमें आंसर बदल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में मूव कर रहा है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बताना जरूरी है, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन बताना जरूरी है। और 1 मीटर पर सेकेंड दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में मूव कर रहा है। अब इनकी जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी होंगी? तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो नॉर्मली अपन ऐड कर लेंगे, 4 + 1 = 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर यही चीज अगर ऐसा होता कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में मूव कर रहा है, मतलब ईस्ट में समझो यहाँ पे मूव कर रहा है, वेस्ट में समझो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इनकी जो नेट वेलोसिटी होंगी, ठीक है, वो 4 - 1 = 3 मीटर पर सेकेंड होगी। मतलब जरूरी नहीं कि दोनों का एडिशन ही नेट रिजल्ट है वेक्टर एडिशन में, ठीक है। वेक्टर एडिशन में जरूरी नहीं है कि अपने को सिर्फ सम ही करनी है। स्केलर एडिशन में नॉर्मल सम कर ले रहे थे तो आंसर आ जा रहा था, पर यहाँ पे वैसा नहीं है। तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है आंसर, 3 भी हो सकता है। और एक केस मैं आपको बता दूं वेक्टर एडिशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 3 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जो उससे परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट क्या है वो अपन आगे सोचेंगे। इनका जो, इनकी जो नेट नेट वेलोसिटी होंगी वो अपन क्या करेंगे? √3² + 4² बराबर क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आया, ये सीखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन अपने को सीखना पड़ेगा। अब वो क्या है अपन आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्केलर एडिशन में नॉर्मल सम कर ले रहे थे, 3 अपना आंसर आ गया था। पर यही चीज अगर अपन वेक्टर में कर रहे हैं तो अपने आंसर डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होंगे। जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है अपना आंसर। 5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और यहाँ पे इस केस में ऐसा 5 भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये था वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। अब वेक्टर एडिशन जो है वही चीज है यहाँ पे बोली है, ठीक है। सेम नेचर के वेक्टर्स अपन ऐड कर सकते हैं। स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन दो टाइप के होते हैं। स्केलर एडिशन को नॉर्मल अलजेब्रा भी बोलते हैं अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोला है कि वेक्टर एडिशन अपने को जो करनी है तो वो दो मेथड से होती है। एक तो ग्राफिकल मेथड होती है, एक एनालिटिकल मेथड होती है। ग्राफिकल मेथड सबसे पहले अपन सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड
अब ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ग्राफिकल मेथड में अपन तीन सीखेंगे, एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ में क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स अपने पास दिए हुए हैं, दो वेक्टर्स अपने पास है ए और बी, ठीक है, ए और बी वेक्टर्स है जो एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन में एक ट्रायंगल की दो साइड्स बना रहे हैं, तो उसकी जो थर्ड साइड होंगी ना, जैसे ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो जो थर्ड साइड है उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बना दो, तो ये जो वेक्टर होगा ये उसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट मतलब क्या है, रिजल्टेंट मतलब क्या है वो समझने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको दो दो लोग पुल कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, तो उसका जो नेट रिजल्ट अपने को दिख रहा है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा है। ठीक है, उसको जो रिजल्टेंट अपने को इफेक्ट दिख रही है, रिजल्टेंट फोर्स दिख रही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी दिख रही है, दो दो और दो से ज्यादा वेलोसिटीज अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है तो उनका जो नेट इफेक्ट जिस डायरेक्शन में दिखेगा उसको अपन बोलेंगे रिजल्टेंट। और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक बोट है, एक बोट है जो 3 मीटर पर सेकेंड से एक रिवर क्रॉस कर रही है और रिवर की डायरेक्शन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो बोट की जो अपने को रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखेंगे, बोट किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अपने को दिखेगा कि बोट इस डायरेक्शन में पानी के बहाव की वजह से इस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है, तो सी जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। मतलब नेट रिजल्ट जिस डायरेक्शन में अपने को दिखेगा दो और दो से ज्यादा फोर्स का, उसको अपन बोलेंगे रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब वही यहाँ पे बोला है लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर शोन बाय टू कंटिन्यूअस वेक्टर्स देन द थर्ड साइड इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब जैसे कि अगर दो वेक्टर्स दो साइड्स बना रहे हैं एक ट्रायंगल की, तो उसकी जो थर्ड साइड है आप अपोजिट डायरेक्शन में बना दो और उसको बोलेंगे अपन रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला गया है कि अगर पैरेललोग्राम लॉ में बोला है कि अगर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है अपने को और उसकी जो दो एडजेसेंट साइड्स है, दो आजू बाजू की साइड्स है, जैसे कि ये और ये दो आजू बाजू की जो साइड्स है वो अगर दो वेक्टर्स है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उसके डायगोनल के अलोंग आएगा। अब ये समझने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब पैरेललोग्राम क्या है कि एक एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसको अपन बोलेंगे पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही है वो क्या है, वो दो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की। यहाँ पे अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये जो F1 और F2 जो है दो एडजेसेंट साइड्स है, अपने को इफेक्ट इस डायरेक्शन में दिख रहा था। अब ये डायगोनल नहीं है क्या इस पैरेललोग्राम का, बिल्कुल है। तो अपने को जो नेट इफेक्ट है, जो रिजल्टेंट है, वो उसके डायगोनल के अलोंग दिखेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, if the sides of parallelogram, if two adjacent sides of parallelogram form, if two adjacent sides of parallelogram are vectors, then अगर दो साइड पैरेललोग्राम की वेक्टर्स है तो उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट अपने को दिखेगा, उन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो उसके डायगोनल के अलोंग अपने को दिखेगा। ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब थर्ड थर्ड जो अपन देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड में वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ में क्या बोला है कि पॉलीगॉन लॉ पहले तो ये है कि दो से ज्यादा वेक्टर्स जब होते हैं तो अपन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं।
अब पॉलीगॉन लॉ में क्या बोला है कि अगर मल्टीपल वेक्टर्स, दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं या एक पॉलीगॉन बना रहे हैं जिसके मल्टीपल साइड्स है, तो अगर सबकी डायरेक्शन सेम है तो जो अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा वो उनका रिजल्टेंट होगा। अब पॉलीगॉन में फॉर एग्जांपल एक पेंटागन में बना दो आपके लिए, पेंटागन बना दिया। अब इस पेंटागन में क्या है, ये ए वेक्टर होगा, ये बी, ये सी, ए बी सी डी और यहाँ पे ई। अब ये जो सब वेक्टर्स है एक सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में सब चलेगा, फॉर एग्जांपल ई अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो ई जो होगा इनका रिजल्टेंट होगा। अब पॉलीगॉन में कैसे चलते हैं कि जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन वालों को ऐड, ये याद रख लो आप, सेम डायरेक्शन ऐड और अपोजिट डायरेक्शन सब्सट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो बस यहीं पे चलो आप, ए सेम डायरेक्शन में है, बी भी उसके ही डायरेक्शन में है, सी भी उसके ही डायरेक्शन में है, डी भी उसके ही डायरेक्शन में है और ई अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई को अपन ने सब्सट्रैक्ट कर लिया, बराबर क्या होगा, जीरो। नेट रिजल्टेंट इनका सबका जीरो होता है। तो बस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हो गया, ई। मतलब ई जो है इन सबका जो है रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ई अपोजिट डायरेक्शन में तो था, पर अगर सपोज ई भी जो यहाँ पे दिया हुआ है उसकी भी डायरेक्शन इन सबके जैसी होती तो क्या होता, उन सबका नेट रिजल्ट जीरो होता, नेट रिजल्टेंट जीरो होता, सिंपल। ठीक है। अब ये ई है तो बस सेम डायरेक्शन में जो है उनको ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन वालों को सब्ट्रैक्ट करो। ए की डायरेक्शन सेम तो ऐड, बी की डायरेक्शन सेम तो ऐड, सी की डायरेक्शन सेम तो ऐड, डी की डायरेक्शन सेम तो ऐड, ई की डायरेक्शन सेम तो ऐड, बराबर जीरो। नेट रिजल्टेंट इनका हो गया जीरो। अब ये यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे बताया है, यही बताया है, ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपको। बस यहाँ पे नेट रिजल्टेंट क्या हो रहा है, जीरो। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जीरो ट्रायंगल में, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। ठीक है। अब ये हो गया पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वेक्टर एडिशन। अब ये सब बातें अपन कर चुके हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। ठीक है। वेक्टर कैन नॉट बी, a force vector cannot be added to velocity vector। ठीक है। और वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है। अब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव मतलब क्या है और कैसे अपने को पता चल रहा है कि भाई ये फॉलो करते ही है कि नहीं करते। ठीक है। अब कम्यूटेटिव पे आ जाते हैं अपन। वेक्टर एडिशन को अपन क्या बोल रहे हैं, कम्यूटेटिव है ऐसा बोल रहे हैं। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव कैसे है, इसके लिए अपने को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है। क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ में कि फॉर एग्जांपल दो साइड्स है वेक्टर की। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको बोल दो बी, इसको बोल दो ए। अब यहाँ पे एक रिजल्टेंट इनका होगा, डायगोनल होगा, यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड, पूरी साइड्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की सेम होती है, तो बी जो यहाँ पर है वही बी यहाँ पर होगा, ए जो यहाँ पर है वही ए यहाँ पर होगा। ठीक है। अब अब इस कोई किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलली मैंने डिस्प्लेस किया तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता। ठीक है। तो बस ये जो ट्रायंगल है इसको ओ ओ ई सी और डी बना देते हैं, या तो फिर ऐसा नहीं करते अपन, इस पूरे पैरेललोग्राम का नाम अपन लिख लेते हैं ए बी सी डी और इसको बोल देते हैं ए वेक्टर
इसको बोलते हैं बी वेक्टर और इसको बोलते हैं आर वेक्टर। ठीक है, तो अपोजिट साइड सेम होती है, तो ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी बी वेक्टर होगा। ठीक है, अब आप आ जाओ, अगर बी वेक्टर को सबसे पहले डिस्प्लेस करते हैं तो बी वेक्टर को अगर मैंने अलग से डिस्प्लेस किया तो बी वेक्टर कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को। ए वेक्टर को मैंने डिस्प्लेस किया तो ए वेक्टर कुछ ऐसा मिलेगा। आर वेक्टर को डिस्प्लेस किया तो आर वेक्टर कुछ ऐसा मिलेगा। सबकी डायरेक्शन अपने को चाहिए सेम, सबकी डायरेक्शन अपने को चाहिए सेम। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ की मदद से आप आ जाओ, ट्रायंगल लॉ की मदद से देखते हैं आर वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में क्या बोलता है कि अगर दो साइड सेम डायरेक्शन में तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बी और ए सेम डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी। या तो फिर अपन ये भी पॉलीगॉन में मैंने आपको सिखाया सेम डायरेक्शन में तो ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्सट्रैक्ट करो। तो यहाँ पे आर बराबर ए प्लस बी आ गया। अब सेम चीज अपन ट्रायंगल ए बी सी में देखो। सबसे पहले अपन डिस्प्लेस करो बी को, बी को डिस्प्लेस किया तो मेरे को ये मिल गया। ए को डिस्प्लेस किया तो मेरे को ये मिल गया। ठीक है, और आर को डिस्प्लेस किया तो मेरे को ये मिल गया। तो बस सेम अपन ये चलते चलो, सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में आर है तो आर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो बराबर हो जाएगा 0। मतलब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, आर वेक्टर। इसको दे देते हैं नंबर 1, ये देख लो आप एक बार। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बस यही, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, इसको ही बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो ऐसे वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोली है अपने को कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है कि भाई ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, नॉर्मल पॉलीगॉन लॉ से चलेंगे। सपोज ये एक पॉलीगॉन अपने पास है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। यहाँ पे एक डायगोनल हमने बना दिया। ठीक है, तो ये जो है ये डायगोनल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। ये बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो लिख देते हैं इसको ए प्लस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ये जो है डी वेक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें यहाँ पे डायगोनल बना लो आप। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से चलो तो क्या होगा, बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा ये डायगोनल, डी प्लस सी। ठीक है, अब ये जो डी वेक्टर के रिलेटेड अगर अपन करेंगे, डी वेक्टर से रिलेटेड सपोज ये जो ट्रायंगल है अपने पास, तो यहाँ पे ये तो ए प्लस बी है, ये सी है और ये डी है। तो डी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, डी वेक्टर बराबर आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर हो गया डी वेक्टर। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को निकाल लो आप। अपन ने ए प्लस बी वाला निकाला, अब ये बी प्लस सी वाला जो ट्रायंगल है अपने पास, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ए वेक्टर वाला ट्रायंगल और ये डायगोनल। ठीक है, अब ये निकाल लो, कैसा दिख रहा है ये, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
क्या बोल रहा है, ये ए वेक्टर है और मैंने तो पहले ही बता दिया ये जो डायगोनल है ये बी प्लस सी है, बी प्लस सी है। ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर। अब ये दोनों में दोनों डी वेक्टर के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की। तो बस यही अपने को प्रूव करना था, ये देखो सेम आ गया। तो ऐसे ट्रायंगल ये जो है वेक्टर एडिशन क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी अलग से। ठीक है, तो ऐसे फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम नेचर के वेक्टर्स को अपन हमेशा ऐड करेंगे, तो ये चीजें ध्यान में रखने की थी। अब ये हो गया ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन खत्म यहाँ पे। अब अपन आ जाते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे। एनालिटिकल मेथड में क्या बोलता है, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर कुछ तो भी ऐसा करके अपन ये फॉर्मूला डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन की जरूरत क्या पड़ी, जो नॉर्मल कैलकुलेशन अपन करते हैं इसमें अपन ग्राफिकल मेथड कन्वीनियंट नहीं है, तो अपने को एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, नॉर्मल अपने को एंगल्स निकालने के लिए अपने को एक एनालिटिकल मेथड की जरूरत पड़ी। तो एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए फिर से अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे आ जाएंगे। अपन ने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना दिया, ये एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ट्रायंगल ओ ए बी सी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूँ, मतलब यहाँ पे राइट एंगल आ जाएगा, इस राइट एंगल को मैं नाम दे देता हूँ ई। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इन ट्रायंगल ओ ई बी, जो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या करना है अपने को, ये जो है ट्रायंगल एंगल ई जो है ये क्या है, राइट एंगल है, राइट एंगल है। तो क्या होगा, ओ बी का स्क्वायर, इसको अपन बोल देते हैं सपोज आर बोल देते हैं, आर वेक्टर, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर ए। इससे पहले, ये करने से पहले एक चीज अपन कर लेते हैं याद, क्या करेंगे कि अपने को मालूम है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, पैरेलल लाइन है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, थीटा है तो इन ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को। ठीक है, ए ई बी में क्या होता है, एंगल ई जो है राइट एंगल तो है, पर अगर मैं यहाँ पे करूँ कि कॉस थीटा अगर निकालू तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ए ई बाय क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब ए बी क्या है, बी वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अपने काम की बात है। सेम चीज अगर मैं करूँ साइन थीटा के लिए, सेम ट्रायंगल में, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीई बाय हाइपोटेनियस हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो बीई बराबर ए बी क्या है, बी वेक्टर है, तो बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये चीज अपन याद रख लो। मैं अच्छे से डायग्राम एक बार बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये राइट एंगल है, यहाँ पे जो मिल रहा है बी वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर है, और ये कुछ डायगोनल अपन ने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब और ये जो है आर वेक्टर है डायगोनल की वैल्यू। अब अगर अपने को आगे चलना है तो आर वेक्टर की अपने को अगर वैल्यू निकालनी है तो इन ट्रायंगल, जो भी नाम था इसका ओ ई बी,
ओ ई बी नाम दिया था अपन ने, ओ ई बी। तो यहाँ पे ई जो है राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपन ने वैल्यू निकाली थी बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकाली थी बी साइन थीटा। देख लो यहाँ पे बीई और एई की वैल्यू, बीई और एई की वैल्यू थी ये, यहाँ पे नेमिंग सही कर देता हूँ, एई बी था ये, बीई और एई की वैल्यू अपन ने निकाली थी। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा लो आप, आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरी साइड की लेंथ हो गई, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए प्लस बी से, ए प्लस बी अपने को 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था, इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये अपने को बस ये जो अपने आइडेंटिटी है इसका यूज करो। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं कुछ। यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर को बाहर निकाला तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बताते हैं। ठीक है, नहीं मालूम तो याद रख लो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये तो हो गया 1, बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, बी स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस यही चीज अपने को याद रखने की है, ये एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब सेम चीज अगर अपने को ये एंगल निकालना है रिजल्टेंट का एक वेक्टर से एंगल, क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपोजिट साइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी याद रखो। तो दो फॉर्मूलाज अपने पास आ गए, आर बराबर क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा हो गया tan अल्फा, tan अल्फा किसको बोल रहे हैं, रिजल्टेंट का, उसके बाजू वाले वेक्टर से एंगल बराबर tan अल्फा क्या हो गया, b साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ये एक वेक्टर से हो गया, दूसरे वेक्टर के लिए बोला तो अपन बस क्या करेंगे, बस a और b को इंटरचेंज कर देंगे, a साइन थीटा बाय b प्लस a कॉस थीटा। बस ये चीजों को अपने को ध्यान में रखना है, तो अपने सारे आंसर्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी पिछले 40 सालों में पूछे गए हैं, 40-30 सालों में जितने भी पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन AIPMT 1988 में पूछा गया था, तीन वेक्टर से 3, 4, 5, और अगर सी वेक्टर जो है a प्लस बी के बराबर है, मतलब सी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, बराबर क्या है, 5 दिया हुआ है अपने को, ए वेक्टर 3 है, बी वेक्टर क्या है, 4 है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है अपने को। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, बस यही एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने का है। तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो 2ab कॉस थीटा होता है, आर बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो आर बराबर अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर अंडर रूट, एंगल अपने को निकालना है, अपने को आर की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अब दोनों साइड्स अगर अपन ने स्क्वायर कर दिया,
तो यहाँ पे जो r की वैल्यू अपने को 5 दी हुई थी, ये 5 का 25 हो जाएगा, रूट निकल जाएगा स्क्वायर कर दिया तो 9 प्लस 16 इज 25 प्लस 24 कॉस थीटा हो जाएगा, 0 बराबर 24 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे पाई बाय 2 मतलब क्या होता है 90 डिग्री, पाई को ऐसा 180 कंसीडर करते हैं, पाई बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, AIPMT 1988। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 12 एंड 18 द रिजल्टेंट इज 24। देन अपने को एंगल निकालने का इनके बीच का 12 18 दो वेक्टर्स है, रिजल्टेंट 24 है। ठीक है, तो r बराबर क्या है 24 है, a बराबर 12, b बराबर 18। ठीक है, अब कन्वीनियंस के लिए r का स्क्वायर क्या होता है इधर ही देख लो अपन, 24 इंटू 24। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 17, ये 576 होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान में रख लो एक। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो 576 हो जाएगा, 24 का डायरेक्ट स्क्वायर कर ले रहा हूँ, डायरेक्टली ले रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 576। अब ए क्या था अपने पास 12 था, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 18 का क्या स्क्वायर होता है ये देख लेते हैं एक बार, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 14, 1 8 जा 8 1 1 1 जा 1, तो 4 12 एंड 3 324 होता है 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ पे कर लो, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर क्या हो गया 324 प्लस 2 इंटू 12 इंटू 18 कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो बस 576 माइनस 144 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 432। ठीक है, प्लस 324 यहाँ पे हो गया, प्लस 2 इंटू 18 मतलब 24 इंटू 18 कर लेते हैं, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 19, 4 2 मतलब 2 13 और 4। ठीक है, 432 यहाँ पे हो गया, तो बस नॉर्मली अपन चलते हैं 432 कॉस थीटा, अपने को निकालना है एंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 108 बराबर 432 कॉस थीटा, 108 बाय 432 बराबर कॉस थीटा। अब यहाँ से डायरेक्टली आंसर निकालना मुश्किल है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री अपने पास क्या होता है 1 होता है, कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री अपने पास 1 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.25 के अराउंड होगी। ठीक है, कॉस 0 डिग्री 1 है, कॉस 45 डिग्री क्या है 1/√2 है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री क्या है, कॉस 60 डिग्री क्या है √3/2 है, मतलब √3 क्या, √3/2 हो गया, तो 1.72 1.72/2 मतलब 0.6 क्या रहा, एक सेकेंड, कॉस 90 डिग्री बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, और कॉस कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√2 होता है, मतलब 1/0.4 के अराउंड, मतलब अबाउट
1/√2, 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1.4, ठीक है, मतलब 10/14, मतलब 5/7, 0.75 0.6 के अराउंड हो जाएगा ये, ठीक है। और cos 90 डिग्री बराबर होता है 0। cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है? √3/2 होता है। तो √3 क्या होता है? 1.7 के अराउंड होता है बाय 2, मतलब ये क्या हो गया? 17/20, मतलब ये क्या हो गया? अराउंड 0.8 हो गया। और ये 0.60 और 90 बराबर, cos 90 डिग्री बराबर हो जा रहा है 0, मतलब 0.8 से 0 के बीच में अपने को ये वैल्यू मिल सकती है। क्या वैल्यू? 0.25 की। 0.8 से अपने को 90 डिग्री, मतलब cos 60 डिग्री से cos 90 डिग्री के बीच में अपने को ये वैल्यू मिल सकती है 0.25 वाली। तो बस 60 से 90 के बीच में अपने को कौन सी वैल्यू दिख रही है? 90 के क्लोज होनी चाहिए अपने को, कम चाहिए वैल्यू के लिए 0.25। तो देख लो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड दिख रहा है अपने को, 90 के क्लोज है। 90 के एकदम क्लोज हो जाएंगी तो 0 हो जाएंगी। तो ये एकदम क्लोज होगी, एकदम 0, ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएंगी, ये 0 पॉइंट समथिंग हो जाएंगी, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएंगी, ये भी 0.7 ऐसा कुछ हो जाएंगी। पर अपने को क्या चाहिए? 0.25। ये एकदम 60 के क्लोज हो जाएंगी, तो 0.75 डिग्री 52 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। अब ये बहुत पहले पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन जनरली तो अभी नहीं आता है, ठीक है। अब ये हो गया, कब का क्वेश्चन था ये? AIPMT 1999 का था, ठीक है। अब आगे, आगे क्या बोला है? यूनिट वेक्टर है रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप प्लस 0.8 प्लस सी द वैल्यू ऑफ, प्लस सी के कैप द वैल्यू ऑफ सी इज। अब वैल्यू ऑफ सी पता लगाने के लिए अपने को वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर बोला है तो मैग्नीट्यूड उसका क्या है? 1, ठीक है। तो बस यही निकालो, अंडर रूट एक्स डायरेक्शन में, मतलब आई कैप में जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप में जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप में जो है उसका स्क्वायर। बस बोथ साइड स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे 0.25, यहाँ पे 0.64, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0.9, 0.89 हो जाएगा, यहाँ पे होगा सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 0.11, 1 माइनस 0.89 कर लो तो 0.11 आ जाएगा। सी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? 0.11, ठीक है। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? 0.11 का रूट, ठीक है। AIPMT 1999 में पूछा गया था, ये हो गया एक, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 3, 4, 5 यूनिट्स है रिस्पेक्टिवली। सी वेक्टर उनका रिजल्टेंट है। एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? अब सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया AIPMT, ये रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। 1988 अपन कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला कि एक एक बोट है, सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ठीक है। वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होंगी। क्या एग्जांपल दिया था? बोट वाला, ठीक है। उसमें क्या बोला था कि एक बोट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक बोट है, वो क्या कर रही है? 3 मीटर पर सेकेंड से, एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। एक पाइप है जो 4 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है। वो बोर्ड का जो सवाल था ना, वो भी कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ फॉर्म कर रहा था वो, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अब रिजल्टेंट पता लगाने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा? सेम ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। तो बस
यहाँ पे क्या हो गया, r बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0, तो ये होगा 9 प्लस 16, तो ये गया अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 मतलब 5 हो गया। r बराबर, ठीक है, तो ये होगी 5 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 5 यूनिट्स, द एंगल बिटवीन देम। अब सेम यहाँ पे 5 3 4 है, एंगल बिटवीन देम कब होता है 5, ये पता लगाने का है अपने को। ठीक है, तो यही करो, सेम अपन कर चुके हैं। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस का थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 25 बराबर 25 प्लस 24 कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर नहीं, ये 5 होगा डायरेक्ट। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 24 का कॉस थीटा। ठीक है, 0 बराबर 24 का कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 0। कॉस 0 कब होता है कॉस थीटा, जब थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। तो आंसर हो गया अपना 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब ये जो बोट वाला मैंने बताया था उससे सिमिलर ये भी है। अ मैन कैन स्विम स्टिल इन वाटर, a man can swim still in water 3 meter per second with a and a flowing river is 4 meter per second। एक रिवर है जो 4 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मूव कर रही है, एक मैन है जो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। अब इनकी मैन स्विम्स परपेंडिकुलर टू द रिवर, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। अब ऐसे कोशिश तो कर रहा है पर उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी, कुछ ऐसी, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा। परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं मतलब थीटा बराबर दोनों के बीच का एंगल है 90, तो बस सेम r बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन के जैसी ही है, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आंसर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। ये पूछा गया था नीट 2021 में। ठीक है, इसके बाद बस यही था वेक्टर एडिशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। एक केस आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर आप इसमें थीटा बराबर 90 है तो r बराबर क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, ये अपन यहाँ पे ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि अगर cos 90 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, 2ab cos थीटा बराबर 0। तो इसको अपन बोल सकते हैं cos 90 नहीं, cos 0 है तो cos 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab cos थीटा बराबर 1 हो जाता है, 2ab cos थीटा। cos 0 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। तो ये सेम हो जा रहा है a प्लस बी स्क्वायर से, तो r बराबर अगर मैं a प्लस बी स्क्वायर का अगर रूट लूँ तो a प्लस बी हो जाता है। तो बस अगर थीटा बराबर अगर 90 है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो आर बराबर ए प्लस बी होगा, और थीटा बराबर अगर 180 डिग्री है तो आर बराबर ए माइनस बी होगा। अब ए माइनस बी कैसे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यहाँ पे आ जाएगा, -2ab। ये सिमिलर है a माइनस बी होल का स्क्वायर से, बराबर क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता था। तो बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी इट्स स्क्वायर बराबर आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, अगर थीटा क्या है 180 है तो बस
ये सब चीजें अपने को याद रखनी है, ये केस आप याद रख सकते हो, ये और ये। ठीक है, तो यही था वेक्टर एडिशन से रिलेटेड। वेक्टर एडिशन में अपन ने क्या किया, दो मेथड सीखी, क्या थी, ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अपन ने दो फॉर्मूला सीखे, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, उसमें थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है तो आर बराबर ए प्लस बी होता है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। ठीक है, उसके बाद टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, वेयर अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द वेक्टर। ठीक है, उसके पहले अपन ने बोला कि दो वेक्टर जो सेम नेचर के उसको अपन ऐड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ठीक है, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है। बस यही सारी चीजें थी जो अपने को याद रखने की है वेक्टर एडिशन में। तो पढ़ते रहो, थैंक यू।